हमारा नेम है फूड सिक्योरिटी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। फूड सिक्योरिटी में क्या क्या कवर होगा? फूड सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन, जिसमें फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेस, फूड यूज, ये 3 चीजें। उसके बाद FAO एड्स अ फोर्थ फैसेट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट 3 डायमेंशंस, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेस और फूड यूज। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी एट हाउसहोल्ड लेवल, एट नेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल्स। उसके बाद फूड सिक्योरिटी रीडिफाइंड, फिर से वही पीछे वाली बातें की गई हैं इसमें। देन न्यूट्रिशन, ज्योग्राफी ऑफ न्यूट्रिशन, आई विल एक्सप्लेन यू द ज्योग्राफी ऑफ न्यूट्रिशन। कॉजेज ऑफ द फूड प्रॉब्लम्स, कॉजेज कौन कौन से हैं? नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, माल डिस्ट्रीब्यूशन, environmental decline, water crisis, change in food patterns, civil unrest, government policy and debt, poverty, structure of agriculture, deteriorating agricultural practices, wastage of agricultural produce. For attaining food security, अगर food security attain करना है तो formulate population policies बनाइए, sustain the green revolution and expand farmlands, stimulate local production, encourage land reforms, improve food distribution system, develop alternative food sources, strengthen control over ocean fishing, reduce meat consumption, promote social change. उसके बाद फिर स्ट्रेटजीज के बाद ये मैक्रो पॉलिसी इन्वायरमेंट है। मैक्रो पॉलिसी इन्वायरमेंट में बाद में आ जाएगा आपका ये रिव्यू क्वेश्चंस। ओके, मैक्रो पॉलिसी इन्वायरमेंट में तो स्ट्रेटजीज फॉर अटेनिंग फूड सिक्योरिटीज में 4 स्ट्रेटजीज आ जाएंगी, 5 स्ट्रेटजी सॉरी। इनमें से पहली स्ट्रेटजी है सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, दूसरी मिनिमाइजिंग इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट, प्रमोशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, प्रोवाइडिंग एंटाइटलमेंट टू फूड, सर्वेलेंस एंड फूड रिजर्व, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मैक्रो पॉलिसी एनवायरमेंट। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? द वर्ड इज सिक्योरिटी, मतलब पहले इसकी डेफिनेशन कुछ और थी। आज की डेट में जो डिफरेंट कन्वेंशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशंस देखें तो वो डेफिनेशंस क्या निकलती हैं वो ये हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट, फूड अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कंट्री में फूड अवेलेबल होना चाहिए। पहला कंट्री लेवल पर, सेकंड हाउस होल्ड लेवल पर, उस हाउस के पास भी फूड अवेलेबल होना चाहिए। वो कैसे अवेलेबल होगा, उसके लिए अब क्या क्या तरीके हैं? तो जब कंट्री लेवल पर फूड अवेलेबल है तो फूड पे एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो फूड चाहिए जलंधर में और फूड अवेलेबल है केरला में और आपको कहा जाए कि आप केरला से ले लीजिए। सो फूड अवेलेबिलिटी एट द कंट्री लेवल जो होनी चाहिए वो पर्टिकुलर स्पेस में होनी चाहिए, जो स्पेस में आप रह रहे हैं, जिस एरिया में आप हो। सेकेंड एस्पेक्ट, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको फूड की रिक्वायरमेंट है आज और आपको कहा जाए कि आपको फूड मिल जाएगा 10 दिन बाद, तो भी आप मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फूड अवेलेबल भी है, आपके पर्टिकुलर स्पेस में है, आप जिस टाइम पे चाहते हैं उस टाइम में अवेलेबल है, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है उस फूड को परचेज़ करने के लिए, तो आप उस फूड को एक्सेस कर सकते हो नहीं। तो फूड एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज फूड अवेलेबल था, फूड उस स्पेस उस रीजन में था जहाँ पर आप चाहते थे, फूड उस टाइम पर था जिस टाइम पर आप चाहते थे, फूड परचेज करने की आपके पास कैपेबिलिटी भी थी, एक्सेसिबिलिटी भी थी, लेकिन जो फूड की न्यूट्रिशनल लेवल, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी थी वो बहुत ही डिग्रेडेड थी। तो फूड इज़ ऑफ न्यूट्रिशियस वैल्यू, फूड की क्वालिटी गुड होनी चाहिए। पूरा चैप्टर हम बुक के अकॉर्डिंग नहीं अपने अकॉर्डिंग चलेंगे और आप खुश हो जाएंगे कि 1 और 1.5 आवर में फुल लेक्चर वाइंड अप होता है। अगर आप दिमाग से, बात यह है कि फूड न्यूट्रिशियस वैल्यू का भी होना चाहिए। न्यूट्रिशियस वैल्यू का फूड का मतलब फूड शुड बी बैलेंस, इसमें हर वो चीज़ होनी चाहिए जो एक हेल्दी बॉडी को चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, न्यूट्रिशियस है फूड, आपने फूड एक्सेस भी करा, फूड अवेलेबल भी है, सही टाइम में है, सही स्पेस पे। फूड यूजेज इज़ इम्पॉर्टेंट, आप उस फूड का यूज़ किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि फूड मेजोरली ईटिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज हो रहा है, या किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है।
इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी। सही कीमत पर, सही गुणवत्ता का, सही उपयोग के लिए उपलब्ध जो भी अनाज है वो एक तरह से खाद्य सुरक्षा है, उसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। क्लियर? इससे अब किस तरह की चीज़ें निकल करके आती हैं? सबसे पहला एस्पेक्ट निकल करके आता है कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे। जो एक कंट्री है उसके लेवल पर फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, मतलब कंट्री में इतना पोटेंशियल और इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड हर टाइम अवेलेबल हो। ये कैसे हो सकता है? दो वे में। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना का फूड आप प्रोड्यूस करते हो कि आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल है। दूसरा, प्रोक्योरमेंट। आपकी कंट्री में जो प्रोड्यूस हुआ है आप उसमें से इतना को प्रोक्योर कर रहे हैं जो कंट्री लेवल पर आपको रिक्वायर्ड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और तीसरा, बहुत बड़े पैमाने पर परचेजिंग। अगर आपकी कंट्री में उस लेवल पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और आप उसको पीडीएस में नहीं डाल पा रहे हैं तो आप अदर कंट्री से इंपोर्ट कराइए, परचेज करिए। सो द कंसेप्ट इज़ कि इंटरनेशनली कोई चीज़ को परचेज करना और नेशन वाइज उस चीज़ को प्रोड्यूस करना, ये दोनों चीज़ें इस बात को इंश्योर करती हैं कि एक कंट्री में कितनी कैपेबिलिटी है फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की। इसमें दो चीज़ें आप मायने रखेंगे। पहली चीज़, कंट्री में जो फार्मिंग कम्युनिटी है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ पे खास फोकस करना चाहिए और एग्रीकल्चर की ग्रोथ होनी चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट इज़ कि जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसके पास इतने का फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल से फूड प्रिक्योर कर सके और अपनी कंट्री में फूड की सप्लाई को इंक्रीज कर सके, पहला। दूसरा, उसके पास इतने का रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके और फार्मिंग कम्युनिटी को स्ट्रेंथन कर सके पर्टिकुलर फूड क्रॉप्स उगाने और लगाने के लिए। ये दो चीज़ें होने के बाद आप फूड की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, नेशनल लेवल पर फूड अवेलेबिलिटी होने के बाद सेकेंड स्टेप आता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने जो भी फूड अवेलेबल करा है, प्रोक्योर करा है, प्रोड्यूस करा है, परचेज करा है, इसको आपको डिसेमिनेट भी करना है उन ग्रुप्स तक जो ग्रुप्स को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज, सेकेंड एस्पेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट। इसके लिए आपके पास सबसे पहले वेल डेवलप्ड स्टोर हाउसेज होने चाहिए, वेयर हाउसेज होने चाहिए जहाँ पर ये आप अनाज स्टॉक करके रख सकें। और सेकंड, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए जिसके तहत आप ये सारा का सारा अनाज एंड टू एंड कस्टमर तक पहुँचा सकें। और तीसरा, आइडेंटिफिकेशन चैनल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसके तहत आप उन बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कर पाएँ जिन लोगों को इस फूड सिक्योरिटी के नेटवर्क में लाना है और जिन लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ये तीन चीज़ों पर बहुत ज़बरदस्त काम होना चाहिए। ये तीन चीज़ें होंगी तो आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर फूड सिक्योरिटी है। एक तो प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट है और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा, फूड सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल। फूड सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए। जैसे बहुत बड़े पैमाने पर बड़े मुल्कों से छोटे मुल्कों की तरफ टेक्नोलॉजी का प्रभाव होता है और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फॉर द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, for the new variety of fertilizers, for insecticides, for pesticides, for any kind of agricultural equipments or inputs, for international credit। ये सारी चीज़ों का फ्री फ्लो होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई रोक नहीं आनी चाहिए और किसी तरह का कोई बॉटलनेक नहीं होना चाहिए, तब फूड सिक्योरिटी होगी। सेकंड, किसी भी तरह से अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी के थ्रू फूड शॉर्टेज होती है, जैसे सूखा पड़ता है या अकाल पड़ता है या फिर कोई वार प्रैक्टिसेस के थ्रू या फिर कोई इंटरनेशनल डिसऑर्डर क्रिएट होता है, उसकी वजह से अगर कोई कमी पड़ती है तो बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्लोज आकर के उन कंट्रीज़ में फूड सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए जिन कंट्रीज़ में कमी आ रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी फूड सिक्योरिटी चाहिए तो तब होगी जब वर्ल्ड लेवल पर ऑल इन ऑल सभी कंट्रीज़ ग्रोथ करेंगी। वर्ल्ड लेवल पर सभी कंट्रीज़ की फार्मिंग कम्युनिटी और एग्रीकल्चर सेक्टर को इनपुट से लेस किया जाएगा और चेंजिंग सिनेरियो के साथ, बदलते हुए एटमॉस्फेयर में बदलती हुई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ कंड्यूसिव बनाया जाएगा। तीसरा, सप्लाई में किसी तरह के कोई ऑब्स्ट्रक्शंस या बॉटलनेक्स नहीं क्रिएट किए जाएंगे और कैलेमिटीज़ और डिजास्टर्स के दौर में प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाए जाएंगे वो अनाज उन रिक्वायर्ड और उन बेनिफिशरी कंट्रीज तक पहुंचाने के लिए जिन कंट्रीज़ को उसकी ज़रूरत है।
फूड सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई, नेशनल लेवल पे भी हुई, लेकिन फूड सिक्योरिटी अल्टीमेटली अचीव किसके बेसिस पे करनी है हमें? हाउस होल्ड, घर के लेवल पर। तो फूड सिक्योरिटी एट द हाउस होल्ड लेवल भी होना चाहिए। हाउस होल्ड लेवल पर फूड सिक्योरिटी किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं? सबसे पहला आस्पेक्ट, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जो हाउस होल्ड पीपल हैं, जो घर हैं, जो घरों में लोग रहते हैं, उनके पास परचेजिंग पावर डेवलप हो कि वो फूड परचेज कर पाएँ। वेरी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड आस्पेक्ट है कि अगर आप उस लेवल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह की योजनाएं चलानी होंगी कि आप उन तक सीधा सीधा फूड एड पहुंचा सकें। जैसे आटा दाल स्कीम है या फिर अंत्योदय अन्य योजना है या कोई और स्कीम है, तो आप फूड एड उन तक पहुंचाएं। तीसरा, एजुकेशन को इस लेवल पर बढ़ावा दिया जाए कि लोग एजुकेट हों, स्किल डेवलपमेंट करें और उनकी अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो, मतलब जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं उस सिचुएशन से ऊपर उठ करके वो आर्थिक इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में आ जाएं और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो जाएं। तो मुद्दे की बात यह है कि आपने हाउस होल्ड लेवल पर हाउस होल्ड को इतना स्ट्रेंथन करना है फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कि वो फूड जिस समय, जिस जगह पर, जिस कीमत पर उपलब्ध है उसको वो परचेज़ कर सके। अगर वो परचेज़ करने की परिस्थिति में नहीं है तो वो फूड उस तक पहुंचाया जा सके फूड कूपन्स के थ्रू या फिर राशन कार्ड, फेयर प्राइस शॉप्स के तहत या फूड एड के तहत कोई भी तरीका लगा करके सरकार को डायरेक्टली इंटरवीन करके फूड उन तक पहुंचाना है। क्योंकि वो सदा ही फूड के लिए सरकार पर निर्भर ना रहें, तो सरकार को उनके लिए कई तरह के एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने हैं जिनके तहत उनकी अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो। जैसे उन्हें रोज़गार मुहैया करवाना है, उन्हें शिक्षा मुहैया करानी है, उनकी कुशलता को आगे बढ़ाना है, स्किल डेवलपमेंट करना है और उन्हें मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में लेकर के आना है ताकि वो पेरेनियली इस बेगर स्टेट में ना रहें और इस बुरी हालात में ना रहें। दैट इज़ द सेकंड कंसेप्ट। तो इन तीनों लेवल पर हमें फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है। अगर हम आगे बढ़ें कि क्या क्या मुद्दे हैं फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटीज़ किन किन वजह से हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसकी। जब आप फूड सिक्योरिटी को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला तरीका कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी क्या है कि सही समय पर, सही जगह पर, सही कीमत में, सही गुणवत्ता का अनाज नहीं अवेलेबल है, इसलिए फूड इनसिक्योरिटी है। तो सही समय पर नहीं था, सही जगह पर नहीं था, सही मात्रा में नहीं था, सही कीमत पे नहीं था, सही क्वालिटी में नहीं था। जब इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगी आप फूड परचेज नहीं कर पाएंगे। आपको कीड़े लगे हुई दालें या कोई चावल दे, पैसा भी है, अनाज भी पड़ा है, क्वांटिटी भी उतनी है जितनी आप मांग रहे हो, सब कुछ है, क्या आप उसे परचेज करते हो? नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रखती है। तो अल्टीमेट इनमें से कोई भी एक चीज़ मिल जाएगी तो फिर वो फूड क्या हो जाएगा? इनसिक्योरिटी। तो फूड न्यूट्रिशियस नहीं रहेगा उस लेवल पर। तो फूड इनसिक्योरिटी के क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या कारण हैं, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, मतलब एक एरिया में एक पर्सन जिस भी किसी टाइम में रह रहा है उसको उस जगह पर सही समय पर, सही कीमत में, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी का फूड मिलना फूड सिक्योरिटी है। मतलब आप अगर इस समय जालंधर में रह रहे हैं तो आपको जालंधर के रीजन में सही क्वांटिटी में, मतलब जितनी आपकी खुराक है उस क्वांटिटी में, सही टाइम पर, मतलब जब आपको फूड की जरूरत है उस टाइम पर, सही क्वालिटी का, मतलब फूड खराब ना हो, एडल्ट्रेट ना हो, सही क्वालिटी में हो, सही कीमत पे, मतलब सही उसकी प्राइस हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा महंगा ना हो। अगर ये सब होता है तो आप फूड सिक्योर हो, मतलब आपको फूड मिलेगा, फूड की इनसिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट जो होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंट्री लेवल पर फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करें, देखें कि हमेशा फूड सिक्योरिटी रहनी चाहिए, वरना जो पॉपुलेशन है वो भूखी मरनी शुरू हो जाएगी और फिर बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगी, वो जो मैं आप समझाऊंगा। ये फूड सिक्योरिटी क्लियर हुआ आपको? देखिए, फूड सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बातें करें तो हम डिफरेंट वे में डिफरेंट टॉपिक्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फूड सिक्योरिटी को बात करते हैं नेशनल लेवल पर, ठीक है। तो एक बात देखिए, फूड इनसिक्योरिटी होने का मतलब कि फूड की कमी कब होगी, उसकी सबसे पहली सिचुएशन क्या हो सकती है? नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और नेचर के आगे किसी की नहीं चलती, नेचुरल क्लाइमेट। तो नेचुरली कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएं
जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर कई सालों तक या कंसेक्टिवली 1 2 3 3 4 ईयर्स तक रेनफॉल ही नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो अल्टीमेटली ऐसे हालात में फसलें जो हैं उनका सूखने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या पैदावार उस लेवल पर नहीं होगी, प्रोडक्शन उस लेवल पर नहीं होगी, क्रॉप की जो यील्ड है वो बहुत ही कम होगी। तो इस वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। कैसे हो सकती है, ध्यान दीजिए। फूड इनसिक्योरिटी होने के लिए सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट होते हैं। जब भी कभी सप्लाई में कमी आएगी, अनाज की कमी होगी, लेकिन डिमांड उतनी ही बनी होती है क्योंकि पॉपुलेशन उतनी ही रहती है। तो जब भी कभी सप्लाई में कमी आएगी, डिमांड उतनी है, तो नेचुरली उस चीज की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो चीज है उसकी सप्लाई कम है, डिमांड है, कीमत बढ़ेगी। और जब कीमत बढ़नी शुरू होती है तब फूड इनसिक्योरिटी होने शुरू होती है। कैसे? जब किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो सोसाइटी का वो ग्रुप जो बिल्कुल अभी सबसिस्टेंस लेवल पे जी रहा है, जो मतलब मुश्किल से जिसके पास इतना ही फूड है या जिसके पास इतनी ही इनकम है, मनी है, कि वो सिर्फ गुजारे लायक अनाज जो उस समय की कीमत है उस कीमत में ले पा रहा है, सबसे पहले वो ग्रुप फूड इनसिक्योर हो जाएगा। यानी कि समाज का सबसे निचला तबका, क्योंकि उससे ऊपर वाले इनकम ग्रुप में अभी भी कैपेबिलिटी होगी फूड को परचेज करने की। जैसे ही प्राइसेस थोड़े से और रेज होंगे तो जो थोड़ा सा सबसे नीचे से ऊपर वाला ग्रुप था, जो थोड़े ज्यादा रिसोर्सेस रखता था अपने पास फूड परचेज करने के, अब वो बिल्कुल सबसिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुका है। और अगर थोड़े से भी प्राइस और बढ़े तो फिर वो भी फूड से इनसिक्योर हो जाएगा। कुल मिलाकर के सोसाइटी की जो मिडल, अपर मिडल एंड हायर क्लासेस हैं, इनके लेवल पर फूड इनसिक्योरिटी उस लेवल पर नहीं होती। किस लेवल पर? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के लेवल पर। यानी कि फूड अवेलेबिलिटी की दिक्कत इनके लेवल पर नहीं होती, क्योंकि कीमतें बढ़ने के बावजूद भी इनके पास इतने के रिसोर्सेज होते हैं कि ये पे करके बढ़ी हुई कीमत पे भी फूड परचेज कर सकते हैं। मतलब सबसे स्ट्रांगली अफेक्टेड सेक्शन कौन सा है? निचला तबका, लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और यू कैन से दैट द लोअर इनकम ग्रुप, LIGs। तो इन्होंने सबसे पहले हार्म होना है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। तो फूड इनसिक्योरिटी सबसे पहले किसको बर्बाद करेगी? निचला तबका। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होती है किसी भी इकोनॉमी सोसाइटी में? लोअर सेक्शन। तो अल्टीमेटली बहुत बड़े पैमाने पर जनसंख्या प्रभावित हो जाएगी इस प्रोसेस के थ्रू। सो कंसेप्ट यहां पर यह आता है कि अगर नेचर के द्वारा कोई भी कैलेमिटी होती है, चाहे वो ड्रॉट है, चाहे वो फ्लड है, चाहे अर्थक्वेक है, सुनामी है, कोई भी ऐसी कैलेमिटी जिसकी वजह से सीधे सीधे फूड ग्रेन या फूड प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी वजह से कीमतों में असर पड़ता है। और कीमत में असर पड़ने का सबसे पहला प्रभाव निचले सेक्शन पे पड़ता है। और निचला सेक्शन वो सेक्शन है जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को होल्ड करता है। तो पूरे कंट्री और पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ा तबका जो है उसे फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। पहली बात। दूसरा, फूड इनसिक्योरिटी केवल फूड की क्वांटिटी के बेसिस पर ही नहीं होती है कि फूड अवेलेबल है कि नहीं है। फूड इनसिक्योरिटी के कई सारे तरीके हैं। आपको एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, जब भी अनाज की पैदावार में कमी आनी शुरू होती है तो अनाज में मिलावट शुरू होती है, तो एडल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखिए, एक बात मेरी समझिएगा, फूड सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। आप 2009 से 2017 तक की मेरे पास क्रॉनिकल्स की मैगजीन्स हैं। आप हर साल मैगजीन खोलिए, अगर ये टॉपिक 2-4 बार रिपीट ना हुआ हो एक साल के अंदर ही, तो आप मुझे कहना। दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हर गवर्नमेंट हर बार तकरीबन फूड सिक्योरिटी बिल पास कर रही है, फूड सिक्योरिटी एक्ट्स बना रही है। क्यों? क्योंकि पूरे ग्लोबल लेवल पर जो इतने प्रयास किए जा रहे हैं कि हाईवेज बनाने हैं, रोडवेज बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं, उसका पर्पज ही क्या है? एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट का पर्पज क्या है? क्रॉनिक हंगर और पॉवर्टी को खत्म करना, बिकॉज वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक हंगर एंड पॉवर्टी। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ क्रॉनिक हंगर एंड पॉवर्टी? दैट इज फूड इनसिक्योरिटी। उनके पास फूड इनसिक्योरिटी है। So food security is a very comprehensive issue, and what I am trying to make you understand is the flow. आपको कभी ये टॉपिक लर्न करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक के एस्पेक्ट्स बहुत हैं। आप इस तरह से आ सकते हैं। हमने नेचुरल कैलेमिटी वाला पॉइंट पकड़ा, हमने पहले एक तरीके से फूड इनसिक्योरिटी क्लियर करी है।
अब मैं आपको अपर सेक्शन की भी फूड इनसिक्योरिटी समझाने जा रहा हूं, क्योंकि वो भी है, वो भी परसिस्ट कर सकती है। वो क्या, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, फूड सिक्योरिटी इतना बड़ा टॉपिक है, सिर्फ वर्ड फूड ही है, जबकि ये सिक्योरिटी तो हर एस्पेक्ट में ही है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द फूड सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट स्टेप, जब भी फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी तो अल्टीमेटली एक सिचुएशन राइज होगी। वो क्या होगी कि फूड एडल्ट्रेशन स्टार्ट होगी, मिलावट स्टार्ट होगी। तो फूड में जब मिलावट होनी शुरू हो जाती है तो भी वो एक तरह का जो अनाज है वो खाने के लायक नहीं है। और अगर वो आप खा भी रहे हो तो फूड सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट था आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई करना, आपको क्वालिटी फूड मिलना चाहिए, लेकिन आपको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा है तो वो भी एक तरह की फूड इनसिक्योरिटी है। तो जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं वो फूड परचेज तो करते हैं ऐसी सिचुएशन में, लेकिन वो फूड हाईली अडल्टरेटेड होता है। जैसे आज की डेट में आप और मैं, हम सब फूड इनसिक्योर हैं। क्यों? क्योंकि जो मिल्क हम पी रहे हैं वो फुली अडल्टरेटेड है, मिलावटी है। जो दालें हम खा रहे हैं, जो चावल हम खा रहे हैं, उसमें प्लास्टिक राइस मिक्स है। दालों में इतने हाई लेवल पर मिलावट की जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मुद्दे की बात है, जब आप इतना एडल्टरेटेड फूड खा रहे हैं तो ही आप बीमार पड़ेंगे। और इतनी बीमारियां जो हैं जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ का फुल यूज नहीं ले पा रहे हैं, तो अपनी हेल्थ का फुल यूज नहीं ले पाना, बीमार पड़ के असमर्थ होके काम पे नहीं जा पाना, ये भी एक रीजन है फूड इनसिक्योरिटी का। आई बात समझ में? तीसरी एस्पेक्ट, जब भी कभी नेचुरल कैलेमिटी आती है और क्रॉप फेलियर होता है तो डबल वेलोसिटी से प्रोसेस आगे बढ़ता है प्राइस राइज का। क्यों? पहला जो प्राइस राइज होता है वो नेचुरल होता है, क्योंकि डिमांड जो है वो बड़ी उतनी ही है, प्राइस फॉल हुआ है। लेकिन जो सेकंड रीजन है प्राइस राइज का वो होती है इलीगल होर्डिंग। जैसे ही कोई चीज की कमी हो, उसी तरह से जो व्यापारी आड़तिया है, ट्रेडर है, वो ये ऑब्जर्व कर लेता है कि इस सामान की आने वाले समय में बहुत मांग होने वाली है, वो उसे इलीगल तरीके से जमा करना शुरू करता है और जमाखोरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इस जमाखोरी के थ्रू बहुत बड़े पैमाने पर कीमतें बढ़ती हैं और होर्डिंग इज द मेन रीजन ऑफ द क्रॉनिक हंगर एंड द पॉवर्टी। ठीक है, तो इसको हम रूल एंड रेगुलेशन वाले पॉइंट से पकड़ेंगे कि लॉ एंड लेजिस्लेशन से फूड इनसिक्योरिटी कैसे होती है, उस तरह से पकड़ेंगे। आपको नेचुरल कैलेमिटी वाला क्लॉज समझ में आता है? ठीक है। सेकंड रीजन कि फूड इनसिक्योरिटी होने के दूसरे रीजन क्या हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ चीजें समझ आएंगी कि जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है, इन दोनों कंट्रीज में डिफरेंस है फूड अवेलेबिलिटी में। जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, और जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो रिसोर्स इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज द कंसेप्ट जो मैं आप समझाने जा रहा हूं। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है फूड इनसिक्योरिटी होने का, क्योंकि जनसंख्या जितनी बढ़ती चली जाएगी उसके 3 से 4 इंपैक्ट पड़ेंगे। पहला इंपैक्ट, डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ फूड जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। पहले 4 लोग थे एक कॉलोनी में, अब 40 हुए, फिर 400 हो जाएंगे। तो जितने लोग बढ़ रहे हैं, मुंह उतने बढ़ रहे हैं, तो खाना तो सबको खाना है, तो अल्टीमेटली डिमांड फॉर द फूड बढ़ा। तो एक तरफ से आपने पॉपुलेशन बढ़ा करके डिमांड फॉर द फूड बढ़ा दिया, लेकिन सेकंड आता क्या किया, अब ये जो लोग खुद की पॉपुलेशन बढ़ा करके फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ाने को कह रहे हैं, एक तरफ तो इन्होंने माउथ बढ़ा दिया, पर्सन बढ़ा दिया कंजम्पशन, दूसरी तरफ ये और नेचुरल रिसोर्सेज पे भी प्रेशर पुट अप करेंगे। इनको रहने के लिए घर भी चाहिए तो इनको लैंड भी चाहिए, इनको आने जाने के लिए गाड़ियां भी चाहिए तो इनको बड़े रोड भी चाहिए, इनको बड़े हाईवेज भी चाहिए, बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े स्कूल्स और सिटीज भी चाहिए। इन सारे ही चीजों के लिए लैंड एक्वायर होगा, और लैंड कौन सा एक्वायर होगा, जिसपे अब तक एग्रीकल्चर होगा। तो हम पॉपुलेशन बढ़ा के डुअल एक्टिविटी करते हैं, एक तरफ तो अनाज की जरूरत बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अनाज पैदा करने के जो रिसोर्स बेस है उसको घटा रहे हैं। तो इन दो एस्पेक्ट से फूड इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। दैट इज द इशू कि इस तरह से फूड इनसिक्योरिटी होती है पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से। फिर वहां से वही चीज होती है, फाइट फॉर द फूड। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जंगल का कानून, जो ताकतवर वो जिंदा रहेगा। तो अल्टीमेटली अब खाई पैदा होती है अमीर और गरीब की। जो कैपेबल है वो किसी भी कीमत पे फूड परचेज करता रहेगा, जो बेचने वाला है वो इस डिफरेंस का फायदा उठाएगा अमीर गरीब की खाई का, और जो गरीब है वो डे बाय डे रिसोर्सेज से दूर होता चला जाएगा।
इस वजह से वो धीरे धीरे फूड इनसिक्योर होगा, धीरे धीरे क्रॉनिक हंगर, धीरे धीरे क्रॉनिक पॉवर्टी में चला जाएगा और धीरे धीरे वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो पे कर सकता है वो कई तरह की टेंडेंसीज को जन्म देगा। होर्डिंग्स उसकी वजह से होंगी, एडल्टरेशन उसकी वजह से होंगी, क्योंकि जो पे कर सकते हैं अब उनमें भी तो पर्सन बहुत हैं जो पे कर सकते हैं, लेकिन सामान ही थोड़ा है, तो कैसे दिया जाए, सब में बांटा जाएगा एडल्टरेशन करके। तो अल्टीमेटली एक ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा, देखिए बहुत इजी लगता है ये सुनने में कि हमें वॉर कर लेनी चाहिए, हमें इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इनको करारा जवाब देना चाहिए। अक्सर जब भारत पाकिस्तान की वॉर होती है तो इंडिया से बहुत बड़े बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं छोटा सा तो देश है पाकिस्तान, खत्म ही क्यों नहीं कर देते, बर्बाद ही क्यों नहीं कर देते। अक्सर नरेंद्र मोदी या अक्सर बीजेपी ऐसा कहा करती थी जब मनमोहन सिंह होते थे। अब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद आप देख चुके हो बॉर्डर पे क्या कम घटनाएं हुई हैं, क्या कम लोग मारे गए हैं, क्या इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पे? नहीं। क्यों? देखिए वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, अगर वो एक भी न्यूक्लियर वेपन इंडिया के अगेंस्ट यूज करेंगे उस टाइम के लिए नहीं, आने वाले 100-200 सालों तक के लिए उतनी भूमि बंजर हो जाएगी और इंडिया बच नहीं पाएगा दोबारा। आज भी जापान में नागासाकी और हिरोशिमा के उन इलाकों में ग्रास उग नहीं पाई है दोबारा से। सो द कंसेप्ट इज इंडिया जिसके पास 25% ही ऐसा लैंड है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना नदी का इलाका, जिसे इंडो गेंजेटिक मैदान कहते हैं, जहां पे पूरी तरह से खेती हो पाती है। अगर उस रीजन में पाकिस्तान अटैक्स करता है तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल लैंड बैरन हो जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। सो जितनी भी वॉर्स होती हैं, जिनमें खास तौर पर जो केमिकल वॉर्स होती हैं, जैसे सीरिया के ऊपर केमिकल अटैक किया गया, या जो भी जितनी भी न्यूक्लियर वॉर्स या केमिकल वॉर्स, इन वॉर्स के तहत बहुत बड़े पैमाने पर लैंड बर्बाद किया जाता है। दूसरा, बहुत हाई लेवल पर जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं कंट्री लेवल पर, इसमें भी आप कुछ इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं जिनके तहत वेजिटेशन को, जंगलों को और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाया जाता है, उन लोगों को ढूंढने के लिए जो इन पर्टिकुलर एरियाज में छुपे होते हैं। तीसरी चीज, लोकल लेवल पर जो कम्युनल टेंशंस क्रिएट होती हैं, उन टेंशंस की वजह से भी बहुत हाई लेवल पर खेत जला दिए जाते हैं, सड़ा दिए जाते हैं, खेतों को बर्बाद कर दिया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर किसी गरीब के पास 4 खेत हैं और पूरा 6 महीने का उसकी मेहनत उस पर टिकी है, अगर आप उसे शैतानी से जला देते हैं तो वो उसी दिन उसी समय फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन में आ जाता है। तो आपकी कंट्री के दूसरी कंट्रीज के साथ, आपकी कंट्री के इंटरनली पॉपुलेशन के साथ और आपकी पॉपुलेशन के आपस में किस तरह के संबंध हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि फूड इनसिक्योरिटी है कि नहीं है। सो द कंसेप्ट इज कि वॉर, internal disturbances, armed rebellion, communal conflicts, they are also the reasons of the food insecurity and we have to tackle them. हमें इनको भी कंट्रोल करना है। क्लियर? Social differences. Social difference is the main reason of the food insecurity nowadays. I will explain you how. Social differences. Social differences का क्या गेम है? देखिए, एक आपको लाइवली एग्जांपल बताता हूं मैं। फूड इनसिक्योरिटी हर लेवल पे होती है। वाटर की अवेलेबिलिटी, स्वच्छ पीने का पानी, ये भी एक फूड इनसिक्योरिटी है। सेकंड, खाना, ये फूड इनसिक्योरिटी है। तीसरा, प्रॉपर तरीके से हेल्थ एंड हाइजीन ना होना। आपको हेल्थ एंड हाइजीन, वॉशरूम्स, शौचालय, इस तरह की सुविधा ना होना, जिसकी वजह से आपका बीमार पड़ना, और बीमार होने की वजह से जो थोड़ा बहुत आपके पास धन है जिससे आप फूड खरीदने वाले थे और वो नहीं खरीद पाए, आपने दवा खरीद ली, ये भी है फूड इनसिक्योरिटी। सो हेल्थ एंड, तो स्वच्छ भारत अभियान फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा। मैंने बोला था ना कि स्वच्छ भारत अभियान को मैं इस तरह से कनेक्ट करूंगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि एक नॉर्मल ले मैन के लिए वो सफाई का अभियान है, लेकिन एक यूपीएससी कैंडिडेट के लिए वो एक बहुत बड़ा अभियान है। तो शौचालय बनाने का जो प्रोसेस है ये स्वच्छ भारत अभियान में कवर किया। क्यों? एक तो वुमेन की अस्मिता को बचाने के लिए, दूसरा नेचुरली ओपन डेफिकेशन अगर नहीं होगी तो डिजीजेस नहीं फैलेंगी, और उसकी वजह से जो बहुत ही गरीब तबका है गांव का या शहर का, बीमार कम पड़ेगा, और जब वो बीमार कम पड़ेगा
तो असल में भारत में गरीबों की कमर तब टूटती है जब वो बीमार पड़ते हैं। दिहाड़ीदार तब मरता है जब वो बीमार पड़ता है, क्योंकि दो तरह से उसकी कमर टूट रही होती है। पहला, उसका दिहाड़ियां मर रही होती हैं क्योंकि वो डेली वेज अर्नर है, डेली वेज बंद। दूसरा, उसका पैसा दवा पे लग रहा होता है और दवा वो खरीदने की उसमें हिम्मत होती नहीं है। तो अल्टीमेटली उसी दिन उन्हीं समों में वो फूड इनसिक्योरिटी में जाता है। मैं अक्सर मेरे डॉक्टर पास जाता हूँ, वहां पे यूपी बिहार के माइग्रेंट्स